एक बार फिर से स्वागत है इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में आप सभी का। हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे जियोलॉजिकल कंसिडरेशन फॉर डैम साइट सिलेक्शंस। इसमें हमने देखा कि किसी भी डैम की साइट सिलेक्शन में जब हम जियोलॉजिकल स्टडी कर रहे हैं, उसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो उस इन्वेस्टिगेशन को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है: स्टडी ऑफ फिजियोग्राफी, स्टडी ऑफ लिथोलॉजी एंड स्टडी ऑफ जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स। इन 3 पार्ट्स में से हमने फिजियोग्राफिकल स्टडी और लिथोलॉजिकल स्टडी को डिस्कस कर लिया था पिछले पार्ट में। इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे स्टडी ऑफ जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स। स्टडी ऑफ जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स में द जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ द रॉक प्रेजेंट इन द एरिया प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिज़ाइन एंड स्टेबिलिटी ऑफ द डैम। कोई भी डैम की स्टेबिलिटी इस बात पे बहुत ज़्यादा निर्भर करती है कि वहाँ के रॉक्स में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स किस तरह प्रेजेंट हैं। स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ द रॉक ऑफ अ साइट मस्ट बी थॉरोली इन्वेस्टिगेटेड, और इन स्ट्रक्चर्स को थॉरोली इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़रूरी है। डिटेल्ड मैपिंग ऑफ प्लेन ऑफ वीकनेस लाइक बेडिंग प्लेन्स, सिस्टोसिटी, foliation, cleavage, joints, shear zones, fault and fault zones, folding and associated features is to be done because each one of these features modifies the engineering properties of a rock to a great extent. जब भी हम डिटेल्ड मैपिंग कर रहे हैं वीकनेस, प्लेन ऑफ वीकनेस की, लाइक बेडिंग प्लेन्स और ये सब जितने भी हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर्स के नाम लिए, तो इनको थॉरो स्टडी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये रॉक्स की स्टेबिलिटी के लिए बहुत निर्भर करते हैं। इफेक्ट ऑफ स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑन डैम साइट्स। अब स्ट्रक्चरल फीचर्स कौन कौन से, उनको एक एक करके हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जो जो स्ट्रक्चरल फीचर्स किस तरह डैम की स्टेबिलिटी, उसकी लाइफ पर को स्टेबल बनाते हैं, तो उनको हमें यहाँ पे एक एक करके डिस्कस करना है। फर्स्ट है शीयर जोन्स। बिफोर सेलेक्टिंग एनी साइट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी डैम, shear zones have to be searched, located and viewed and treated with a great caution. shear zone एक ऐसा जोन होता है, एक अनस्टेबल जोन है जो किसी भी डैम को बहुत ज़्यादा अनस्टेबल कर सकता है अगर वो वहाँ पे प्रेजेंट है। तो इसलिए कभी भी डैम साइट सिलेक्शन से पहले उस पर्टिकुलर साइट में कोई shear जोन तो नहीं है, इस चीज़ की सर्चिंग, इसको लोकेट करना और उसका ट्रीटमेंट अगर है तो उसका ट्रीटमेंट किस तरह किया जा सकता है, ये सब चीज़ें बहुत ही ध्यान देने लायक है। इन सम रॉक्स shear zones may be developed to such an extent that must be treated extensively and intensively by excavation, backfilling and grouting. कई बार क्या होता है, कुछ रॉक्स में shear zones इतने ज़्यादा डेवलप होते हैं और इतने एक्सटेंड, इतनी गहराई तक होता है कि उनको ढूंढना और ढूंढने के बाद उनको ट्रीट करना, उनकी ट्रीटमेंट करना बहुत ही आवश्यक है। और ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है? एक्सकेवेशन, बैकफिलिंग या ग्राउटिंग से। मतलब पहले उस शेयर जोन को, उस पर्टिकुलर शेयर जोन को पूरी तरह खोदें, एक्सकेवेट करें, उसका जितना भी मटेरियल उसको बाहर निकाला जाए, और जो स्पेस, एक वैकेंट स्पेस, जो ट्रेंच क्रिएट हो गई, उस पर्टिकुलर ट्रेंच को कंक्रीट वगैरह से वापस बैकफिलिंग करें और ग्राउटिंग करें। नहीं तो ये आगे फ्यूचर में हमारे डैम को अनस्टेबल कर सकता है। In some cases, shear zones may be developed to such an unmanageable and uneconomic scale that abandoning of the site becomes the better alternative. कई बार क्या होता है कि ये जो shear zones हैं इतने ज़्यादा डेवलप होते हैं कि उनको हम मैनेज नहीं कर सकते हैं, उनको ट्रीट नहीं कर सकते हैं। अगर हम उनका ट्रीटमेंट करते हैं तो इतना ज़्यादा हमारा इकोनॉमिक लॉस हो सकता है कि हमारा जो बजट है वो क्रॉस हो सकता है लिमिट से। तो इसमें बेहतर ही है कि हम उस पर्टिकुलर साइट को हम छोड़ दें, उसका विचार छोड़ दें और किसी दूसरे अल्टरनेट की तरफ ध्यान दें। तो ये shear जोन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी।
नेक्स्ट है डिप एंड स्ट्राइक. The resultant force is due to weight of the dam and upthrust of the impounded water is always inclined downstream as shown in the figure. Next slide. नेक्स्ट स्लाइड में हमारा फिगर है. क्या होता है कि जो हमने वाटर इम्पाउंड कर रखा है डैम में अपने रिजर्वायर में, और पर्टिकुलर डैम का वेट जो होगा वो नीचे की तरफ होता है, और जो वाटर का फोर्स है वो इस तरफ होता है, या यूं कहीं इस तरफ. और इन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स जो लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लगता है. फिगर में देख लेते हैं. जैसे ये एक हमारा डैम है, तो इस डैम में जो वाटर का प्रेशर है, वाटर का फोर्स है, वो इस तरफ लग रहा है, और जो डैम की वेट की वजह से लग रहा है वो यहाँ लग रहा है. इसको यहाँ के बजाय आप यूँ मान लीजिए यहाँ लग रहा है, एक ही बात है. और इन दोनों की वजह से जो रिजल्टेंट फोर्स लगेगा या प्रेशर लगेगा, मैथ्स फिजिक्स के स्टूडेंट अच्छी तरह समझ सकते हैं, आप सभी ने पढ़ा है मैथ्स फिजिक्स. मैथ्स नहीं तो फिजिक्स जरूर पढ़ा है आपने. तो रिजल्टेंट फोर्स इस डायरेक्शन में लगता है. और रिजल्टेंट फोर्स अब यहाँ हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं आगे हम समझ आ जाएगा. Any stratified rock will always show more strength when the stress is applied normal to the bedding plane than if applied in any other direction. अब क्या होता है, अब नेक्स्ट एक चीज़ देखिए कि अगर कोई एक स्ट्रेटिफाइड रॉक है, एक स्ट्रेटिफाइड रॉक मान लीजिए ये, इस पर्टिकुलर रॉक पे अगर हम प्रेशर डाल रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो ये काफ़ी हद तक इस प्रेशर को झेल लेगा और स्टेबल रहेगा. लेकिन वहीं अगर हम प्रेशर डालते हैं इस डायरेक्शन में, तो पॉसिबिलिटी है कि ये जो हमारा रॉक है वो डिसइंटीग्रेट हो जाए और यहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है. इसलिए सबसे ज़्यादा जो प्रेशर झेल सकता है वो स्ट्रेटिफाइड रॉक है, वो उसके परपेंडिकुलरली झेल सकता है. अब आपने दो चीज़ें देखी कि एक तो रिजल्टेंट फोर्स ऐसे लगता है किसी भी डैम में इस डायरेक्शन में, और स्ट्रेटिफाइड रॉक है वो प्रेशर झेल सकता है अगर उसके परपेंडिकुलर है. मतलब अगर रॉक इस तरह हो तो इसके परपेंडिकुलर आ गया फोर्स जो है. नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, वो ज़्यादा बेटर है. इसको यहाँ की बजाय यहाँ समझते हैं. अगर हमारा रॉक स्ट्रेटिफाइड जो रॉक है इस डायरेक्शन में ऐसे स्ट्रेटिफाइड है और उसका रिजल्टेंट फोर्स भी उसकी इस तरह लग रहा है, परपेंडिकुलरली लग रहा है, तो ये सबसे मोस्ट स्टेबल कंडीशन है इन कंपैरिजन टू अगर ये ऐसे होगा, तो चांसेस है कि वाटर का सीपेज यहाँ से हो जाए, या ये इसको अनस्टेबल करते हुए पूरे डैम को ही डिस्प्लेस कर दे. ये कंडीशन भी इसके कंपैरिजन में थोड़ी अनस्टेबल है. दैट मीन्स दिस इज मोस्ट स्टेबल कंडीशन, दिस इज मोस्ट अनस्टेबल कंडीशन. इसको पढ़ भी लेते हैं. सो जेंटली upstream dipping layer offers best resistance to the resultant force of the dam. तो जेंटली अपस्ट्रिप डिपिंग, जो अपस्ट्रीम इस तरफ है, तो इस तरफ जो डिप करने वाले रॉक्स होंगे उनकी डिपिंग इस तरफ है. इन रॉक्स की डिप्स इस डायरेक्शन में है और अपस्ट्रीम की डायरेक्शन में है. तो ये जो रॉक्स हैं वो हमें बेस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे फोर्स ऑन डैम, जो डैम के ऊपर फोर्स लग रहा है. सो मोस्ट अनफेवरेबल स्ट्राइक डायरेक्शन इज वन विच इज in which bed strikes in parallel to the axis of the dam and the dip is downstream. और जो मोस्ट अनस्टेबल होगा वो ये होगा जहाँ हमारे बेड डिप कर रहे हैं डाउनस्ट्रीम की तरफ और उनकी स्ट्राइक हो वो डैम की एक्सिस के अलोंग हो. ये डैम की एक्सिस और इसी के अलोंग अगर इसकी बेड्स की डिपिंग है, सॉरी स्ट्राइक है, तो ये मोस्ट अनस्टेबल कंडीशन हो गई. आई थिंक क्लियर कि डिप और स्ट्राइक किस तरह का हमारे लिए फेवरेबल है, ये हमने यहाँ डिस्कस किया. नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो. थैंक यू.